हेलो बच्चों, आज की हमारी क्लास लास्ट क्लास के आगे से हम लोग इसको शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने शुरू कर रहा कि जो रेडियस होती है हमारे इलेक्ट्रॉन की किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन की रेडियस होती है उसका फॉर्मूला हम लोगों ने देखा। Rn was equal to epsilon naught n square h square upon pi m z e square। ये फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम डिराइव किया था। पहले हमने सेंट्रीपिटल फोर्स का यूज किया था, उसके बाद में हमने यूज किया जो अपना कॉन्सेप्ट है बोर मॉडल में जो थर्ड पोस्टुलेट है उसका यूज करके हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया था लास्ट क्लास में। तो स्टूडेंट्स इस क्लास में हम उसी से आगे पढ़ेंगे और साथ साथ एक फॉर्मूला और भी स्टडी करेंगे विच इज वेलोसिटी ऑफ या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। ये सब बोर मॉडल पर बेस्ड है। बोर मॉडल के जो सेकंड और थर्ड पोस्टुलेट हैं उनका यूज करके हम डिराइव कर रहे हैं रेडियस को, स्पीड को, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आज की क्लास में हम लोग निकालेंगे रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रेडियस का हमने यहां तक डेरिवेशन लास्ट क्लास में किया था। यहां से अपने को क्लियर हो रहा है कि जो ये जो टर्म्स है जिन को मैं डॉट के अंदर कर रहा हूं ये सभी टर्म क्या है, कांस्टेंट है। जो रेडियस है वो किसके प्रोपोर्शनल है? एक तो n के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो यानी किसी भी एक एटम के लिए, चाहे वो हाइड्रोजन हो, लिथियम हो, हीलियम हो, कार्बन हो, कोई भी अगर एटम हो, उसमें अगर फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस जो है वो अपने n रखेंगे 1 और सेकंड ऑर्बिट की रेडियस के लिए हम n रखेंगे 2, तो हम देखेंगे यहाँ पे R1 जो है वो तो उसके लिए तो n इक्वल टू 1 आएगा, जबकि R जो 2 है उसके लिए ये 4 आएगा। यानी सेकंड ऑर्बिट की रेडियस 4 टाइम्स होगी। और अगर हम थर्ड ऑर्बिट रखें R3 निकालें तो R3 के लिए जो वैल्यू आएगी n की वो आएगी 9। यानी जैसे जैसे हम लोग न्यूक्लियस से दूर चले जाते हैं वैसे वैसे उसकी रेडियस जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती चली जाती है, क्योंकि रेडियस जो है वो n के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। यानी फर्स्ट ऑर्बिट और सेकंड ऑर्बिट का जो रेशियो आएगा वो आएगा 1:4, सेकंड और थर्ड का आएगा वो आएगा 4:9। तो इस तरह से जो रेडियस है वो जैसे जैसे हम लोग न्यूक्लियस से दूर बढ़ते हैं किसी एक पर्टिकुलर जेड की वैल्यू के लिए, किसी एक एटम के लिए जब हम बढ़ते हैं तो हमारे पास जो वैल्यूज है वो इस तरह से बढ़ती है। ये हमने फर्स्ट जो है वो चीज देखी थी, इसके अंदर हमने फर्स्ट जो थिंग है वो ये स्टडी की। और दूसरा इसके अंदर हमने देखा कि एप्सिलॉन और पाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लैंक्स कांस्टेंट सब कांस्टेंट है, तो Rn जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जेड के। यानी कोई भी ऑर्बिट अगर अपने लेंगे, हम लोग कंपेयर करते हैं हाइड्रोजन और हीलियम की फर्स्ट ऑर्बिट को, तो हीलियम की फर्स्ट ऑर्बिट जो है वो हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट से उसकी रेडियस कम होगी। हीलियम की फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस से कम होगी। और ये स्वाभाविक भी है क्योंकि हमारे हीलियम में न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ रहा है। चार्ज बढ़ने से वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन उसके थोड़ा पास घूमेंगे। इसी तरह से लिथियम की जो रेडियस होगी वो और भी ज्यादा कम होगी, क्योंकि जेड के वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये दो चीज अपने को यहां से इस फॉर्मूले से निकल के आई। उसके बाद हाइड्रोजन एटम के लिए फर्स्ट ऑर्बिट के लिए अपने निकालते हैं n की वैल्यू होती है 1, जेड की वैल्यू होती है 1। जेड तो हाइड्रोजन की किसी भी ऑर्बिट के लिए 1 ही रहेगा। n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमारे पास R1 की वैल्यू आएगी ये एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर पाई m t स्क्वायर। हमने n की जगह पे 1 पुट कर दिया, z की जगह पे 1 पुट कर दिया, फर्स्ट ऑर्बिट देख रहे हैं। और जब इस कैलकुलेशन में एप्सिलॉन नॉट
प्लैंक्स कांस्टेंट पाई एम और ई की वैल्यू को पुट किया जाता है तो अपने को डायरेक्ट रिलेशन गिवन है कि r1 की वैल्यू आएगी 0.529 एंगस्ट्रॉम और इट इज नियर इक्वल टू 53 पिकोमीटर। 0.529 एंगस्ट्रॉम या 53 पिकोमीटर। इस डेटा को आपको याद करना है, ठीक है, इस डेटा को आपको लर्न करना है क्योंकि न्यूमेरिकल्स में ये यूज भी होगा। सो इसको जो फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस होती है इसको बोर रेडियस भी कहते हैं। द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम is known as Bohr's radius. इसको बोर रेडियस भी कहते हैं इस वैल्यू को। यहां से अपने पास बोर रेडियस को a0 से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, a0 से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो a0 कब आया था अपने पास? जब हमने n को क्या रखा था 1 और z को भी क्या रखा था 1। दैट मींस ये जो पूरी वैल्यू है इस पूरी वैल्यू क्या बोलते हैं? बोर रेडियस, और इसकी वैल्यू होती है a0। सो फ्रॉम हियर rn will be equal to n square upon z a0। जो ये अपनी इक्वेशन थी इसमें हमने ये जो डॉटेड लाइन पोर्शन जितना भी किया हुआ इस पोर्शन को कंप्लीट को हमने क्या लिख दिया a0 रख दिया। तो rn इक्वल टू किस क्या आएगा? a0 मल्टीप्लाइड बाय n स्क्वायर ओवर z, n स्क्वायर ओवर z। ठीक है, तो यहां से rn will be inversely proportional to z and rn will be proportional to n square। तो अब किसी भी एटम के लिए आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है कि rn that will be equal to a0 multiplied by n स्क्वायर ओवर z। किसी भी एटम की कोई भी आपको अगर रेडियस निकालनी हो किसी भी ऑर्बिट की तो फॉर्मूला जो यूज होगा ये जो यूज होगा where a0 is equal to 0.529 एंगस्ट्रॉम में निकालनी हो तो एंगस्ट्रॉम यूज कर सकते हो। मेनली एंगस्ट्रॉम का ही आपको लर्न करना है, बट पिकोमीटर 10⁻⁻12 होता है, आप सभी जानते हैं। तो इस तरह से ये अपना टॉपिक है जो हमने हाइड्रोजन के लिए पढ़ा। उसके अंदर बोर रेडियस क्या है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। राइट द वैल्यू ऑफ बोर रेडियस। द बोर रेडियस इज द फर्स्ट ऑर्बिट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। इट्स वैल्यू इज 0.529 एंगस्ट्रॉम। दिस वाज द बोर रेडियस फॉर्मूला फॉर बोर रेडियस। उसके बाद में हमने किया था एक फॉर्मूला कि किसी भी ऑर्बिट में हम लोगों ने फॉर्मूला जो है वो ट्रेन किया कल पिछली क्लास में सभी Vn was equal to NH upon 2 pi Rn। तो इसके साथ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी था तो 2 pi m into Rn। ये हमने फॉर्मूला इससे पिछली क्लास में स्टडी किया था, ठीक है। तो यहां से हम लोग जो है वो निकालेंगे ऑर्बिटल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या निकालेंगे? ऑर्बिटल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी भी हमने जो Rn का फॉर्मूला देखा था वो क्या था? इट वाज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन पाई m z into e स्क्वायर। पाई m z into e स्क्वायर। ये फॉर्मूला था Rn का। तो स्टूडेंट्स हमने ये जो है हमने ये जो फॉर्मूला है ये हमने Vn का किया था पिछली क्लास में। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाली थी। ऑर्बिटल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है कि किसी भी ऑर्बिट में किसी भी एटम के लिए जितने भी फॉर्मूले हैं हम
किसी भी ऑर्बिट में किसी भी एटम के लिए फाइंड कर रहे हैं, लेकिन बाद में उसको जनरलाइज हम लोग कर देते हैं इसके लिए, हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट उसकी। तो यहाँ पे हमने सपोज Vn की अगर हम बात करें तो Vn की वैल्यू है कि NH/2πm × Rn। Rn हम लोग जानते हैं इतना होता है, लोग इसको पुट कर देते हैं। थोड़े वैसे लेंगे फॉर्मूले, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वी नो दैट Rn is equal to this one, so Vn will be equal to NH upon 2πm, और Rn की जगह पे अपने पुट करेंगे इस पूरी वैल्यू को एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन पाई m z e स्क्वायर। जहाँ से m से m कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, और साथ ही साथ अपना जो वैल्यू थी n से ये n की पावर भी कैंसिल होगी, h से h की पावर भी कैंसिल हो जाएगी। तो अपने पास जो फॉर्मूला बचेगा Vn का, दैट विल बी इक्वल टू z e स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट n into h। From here we can see that Vn is proportional to z, Vn is inversely proportional to n, Vn is proportional to z। अब इसका क्या मीनिंग है कि अगर हम बात करें अलग अलग एटम की, जैसे हम बात करें हीलियम की और उसको कंपेयर हम करते हैं हाइड्रोजन के साथ, तो हीलियम में जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी किसी भी ऑर्बिट में अगर हम लेंगे, मान लो दोनों की फर्स्ट ऑर्बिट में अपने देखेंगे तो फर्स्ट ऑर्बिट में हीलियम के अंदर स्पीड जो है वो ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन की, और जो अपना हाइड्रोजन है उसके अंदर स्पीड क्या होगी, कम होगी, क्योंकि जेड के लिए प्रोपोर्शनल है। अब अगर जेड कांस्टेंट हो, यानी कि एक ही एटम की बात करें तो हम ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्पीड, यानी फर्स्ट ऑर्बिट जो है हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑर्बिट जो है वहां पे n की वैल्यू 1 है, सेकंड ऑर्बिट में n की वैल्यू 2 है, तो फर्स्ट ऑर्बिट में स्पीड जो है वो ज्यादा होगी और सेकंड ऑर्बिट में स्पीड कम होगी, थर्ड ऑर्बिट में स्पीड और भी कम होगी। ये इस फॉर्मूले से अपने को पता चलता है कि वो जेड के प्रोपोर्शनल है और वो n के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये बेसिक अपने पास में एक और फॉर्मूला। अब इसमें भी क्या है, देखिए ये जो वैल्यू है ये सभी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है, तो इन सबको जब इन्होंने पुट किया तो हमने जो वैल्यू है वो फाइंड की, और हाइड्रोजन एटम के लिए देखो, हाइड्रोजन एटम के लिए इसको पुट किया गया, और फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट ऑर्बिट के लिए इन सबको देखा गया, और उसके लिए क्या वैल्यू आई बच्चों, z is equal to 1, n is equal to 1, we will get V1 that is equal to e square upon 2 epsilon naught into h। ये वैल्यू प्राप्त हुई 2 epsilon naught into h, और इसको जब हमने सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू आई V1 is equal to 2 सभी कांस्टेंट्स को रखा तो वैल्यू आई 2.1819 into 10 raised to the power 6 मीटर पर सेकंड। ये वैल्यू के पास में V1। तो देखिए किस तरह से अपने इस चैप्टर में स्टडी कर रहे हैं, तो यही चीज हम लोग देख रहे हैं इस चैप्टर में लगातार कि जैसे जैसे हम लोग आगे इसमें बढ़ रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि जो भी हम वैल्यू फाइंड करते हैं पहले वो जनरलाइज फार्मूला होता है किसी भी एटम के लिए, और उसके बाद में उसको हम सॉल्व कर लेते हैं हाइड्रोजन के लिए, खासकर फर्स्ट ऑर्बिट के लिए। तो इसमें भी हमने जो फार्मूला था उसके अंदर z इक्वल टू 1 रखा हाइड्रोजन के लिए, n इक्वल टू 1 रखा हाइड्रोजन के लिए, वैल्यूज को पुट किया तो हमारे पास में V1 की वैल्यू आई 2.189 into 10 raised to the power 6 मीटर पर सेकंड।
तो ये अपना फॉर्मूला हमने डिराइव किया। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है इसके अंदर एक और डेरिवेशन, और वो है टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी भी ऑर्बिट में किसी भी एटम के लिए टाइम पीरियड क्या होगा उसका? टाइम पीरियड का मतलब कि उस रेडियस की जो हमारी जो ऑर्बिट है उसको एक बार रिवॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा। फर्स्ट ऑर्बिट को इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करने में कितना लगेगा, दूसरी ऑर्बिट को रिवॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा, दैट इज टाइम पीरियड। सो इट इज गिवन बाय वी नो दैट टाइम पीरियड जो है उसको कैसे निकाला जा सकता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करनी है इलेक्ट्रॉन को, 2πrn अपॉन vn, 2πrn अपॉन vn। 2πrn अपॉन vn कैसे आया, क्योंकि टोटल उसको कितना पाथ ट्रैवल करना है, मान लो रेडियस है rn, कोई भी nth हमारी जो ऑर्बिट है उसकी रेडियस है rn, स्पीड है vn, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड से क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। अब अपने rn की वैल्यू को अगर पुट करें, सो वी नो दैट rn वाज इक्वल टू, rn की जो वैल्यू थी वो थी एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन पाई m z e स्क्वायर। और हमारे पास जो vn जो हमने अभी किया था उसकी जो वैल्यू थी वो थी z e स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू n इनटू h। ये दो वैल्यूज थी, इन दोनों को अपने इसके अंदर शिफ्ट करते हैं तो t की जो वैल्यू है वो आएगी, नीचे लिख देते हैं, t की जो वैल्यू है वो आएगी 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई rn की वैल्यू आएगा एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन पाई m z e स्क्वायर। इसके नीचे जो है vn की वैल्यू अपने को रखनी है, तो z e स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट n इनटू h। तो यहाँ से अपने पास इस पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, और इसके अलावा जो है अपने पास इन फैक्टर्स में कोई भी चीज जो है वो कैंसिल नहीं होगी। तो t की जो वैल्यू है वो अपने पास आएगी 2, ये 4 हो जाएगा, ये 2 ऊपर जाकर हो जाएगा 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n क्यूब h क्यूब अपॉन m z स्क्वायर e की पावर 4, e की पावर 4, e रेज़ टू पावर 4। ये अपने पास में फॉर्मूला आ जाएगा टाइम पीरियड का, 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब n क्यूब h क्यूब अपॉन mz स्क्वायर e रेज़ टू पावर 4। दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड। और इसको अपने को हाइड्रोजन तरह में चेंज करके नहीं दिया गया है, तो अपने को इसको नहीं करने की जरूरत, हम लोग सिंपली समझेंगे। और फ्रीक्वेंसी क्या होगी, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकंड, कि भाई एक सेकंड में कितनी बार इलेक्ट्रॉन जो है वो रिजॉल्व करता है ऑर्बिट को, ये टाइम पीरियड आया कि एक बार में कितना टाइम लगता है। फ्रीक्वेंसी आ जाएगी t f इन द nth ऑर्बिट विल इक्वल टू t 1/tn। ये जो वैल्यू आई है टाइम पीरियड की, ये कौन सी ऑर्बिट में आई है अपने पास, nth ऑर्बिट में आई है। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 कोई भी n की वैल्यू हो सकती है, ठीक है। थोड़ा नीचे लिख दिया है, इसको अपने थोड़ा करेक्ट कर देते हैं। ये सॉल्व किया सिर्फ मैंने, जो वैल्यूज हमने कैलकुलेट की हैं उन्हीं को ही पुट किया। आज की क्लास में कुछ नया नहीं किया हुआ, जो पहले किया हुआ उसी को सॉल्व कर रहे हैं, सिर्फ अलग अलग जगह उसको पुट कर रहे हैं। सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t and it will be equal to, you can write from here
that it will be equal to 4 epsilon naught square h cube n cube और ऊपर जो है वो आ जाएगा m z square e raised to the power 4 ये। तो इस तरह से अपने पास ये जो है कंप्लीट हमने इसको स्टडी किया आज की क्लास में, ठीक है, फ्रीक्वेंसी तक। और उसके बाद एक लास्ट अपना जो बोर मॉडल है उसके अकॉर्डिंग लास्ट जो अपने पास में डेरिवेशन है वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, थोड़ा उसके बारे में ब्रीफ जो है वो आपको बताता हूँ। और उसके बाद अपने पास में इस चैप्टर के अंदर कुछ जो है वो खास चीज जो है वो नहीं रह जाएगी, कुछ जो है वो खास इस चैप्टर में जो है उसके बाद में सिर्फ अपना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है वो रह जाएगा सिर्फ, तो जल्दी ही वो भी अपने इसको कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन जो इस चैप्टर में जो अपना न्यूमेरिकल वाइज जो क्वेश्चन है या डेरिवेशन अगर पूछा जा सकता है तो बहुत सी बार ऐसे क्वेश्चन आए हैं, फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, derive the expression for the Bohr radius, and find out the expression for the speed of electron in nth orbit। तो इस तरह से आए हैं। उन्हीं उसी क्रम में एक और है हमारे पास वो है टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। जब एक ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन रहता है उसके पास टोटल एनर्जी कितनी होती है उसकी, ये तो आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर दूं कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में क्या कर रहा है। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में जो है वो मूव कर रहा है। तो हम लोग जानते हैं अगर कोई चीज मूव करती है तो उसके पास एक एनर्जी होती है जो कि मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म होती है। मैकेनिकल एनर्जी की दो टाइप्स होते हैं, पोटेंशियल और काइनेटिक, और यही दोनों किसके पास होते हैं ऑर्बिट में, हमारे यही दो हमारे पास किसके पास होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन के पास होते हैं। एक तो होती है उसके पास काइनेटिक एनर्जी जिसको हम लिखेंगे k से, इसकी वैल्यू आएगी हाफ mv/n²। मान लो nth ऑर्बिट में वो घूम रहा है इलेक्ट्रॉन तो उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, हाफ mv/n²। मूव कर रहा है उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। दूसरा आप देखिए कि हमारे पास जो न्यूक्लियस है, दूसरी जो उसके पास एनर्जी है वो कौन सी है, हमारे पास जो न्यूक्लियस है वो कौन सा चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है। और इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। न्यूक्लियस के पास कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये कौन सा सिस्टम बना, ये एक टू चार्ज सिस्टम बना, ठीक है। ये इसके ऊपर अट्रैक्शन की फोर्स लगाता है, हम लोग जानते हैं। और हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर दो चार्ज बॉडी हो तो उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है उन चार बॉडीज को या उस सिस्टम को कॉन्फ़िगर करने में जितना हमें वर्क डन करना पड़ा। एटम्स को किसने बनाया है, नेचर में अपने आप बने। तो उन एटम्स को, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, यानी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन को और न्यूक्लियस को अगर वो इकट्ठे हैं तो उनको क्या करना पड़ रहा है, उनके पास कौन सी एनर्जी है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है जो हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था। और उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 आप लोगों ने पढ़ा हुआ है इसकी वैल्यू के बारे में, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। आप सभी जानते हो इसके बारे में। तो हमारे इस केस में ये एनर्जी कैसी होगी, सबसे पहले तो आप लोग देखिए ये एनर्जी होगी नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव अट्रैक्शन फोर्स है, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 यानी कि न्यूक्लियस का चार्ज Z into E और इलेक्ट्रॉन का चार्ज -E, तो माइनस हमने पहले ही यहां बाहर लिख दिया मैंने, इसलिए ZE Q2 यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज। सिस्टम कौन कौन है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन को मिला के हमने एक सिस्टम माना है। उसकी एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। Q1 की वैल्यू है Z into E, Q2 की वैल्यू है E और R की वैल्यू है R n। क्योंकि हम कौन सी ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, nth ऑर्बिट की
की बात कर रहे हैं तो उसकी रेडियस कहाँ से मापी जाती है, न्यूक्लियस से, तो दोनों के बीच डिस्टेंस कितना होगा, अप्रोक्सीमेटली उस ऑर्बिट के रेडियस के बराबर उसका क्या होगा, डिस्टेंस होगा। तो यहाँ से हमारे पास एक तो आ जाएगी इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी और एक आ जाएगी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहीं से ही स्टार्ट करेंगे हमारे टॉपिक को, ठीक है। थैंक यू सो मच।